नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता है या मार्केट क्रैश करता है तो हम लोग को क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एशियन पेंट्स का भी रिजल्ट आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और चार्ट पे कुछ हम लोग शेयर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे हेवल्स में बहुत बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला है, और आपका लॉरस लैब्स हो गया और बर्जर पेंट, ये सब का हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखेंगे कि कब हम लोग को एंट्री मिल सकता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो आपको फायदा होगा, और इधर उधर भटकने से आपको ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और पहले हम लोग बात करेंगे क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहना चाहिए मार्केट क्रैश में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी निफ्टी में भी हम लोग को गिरावट कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, और केमिकल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है, और कुछ मिड कैप्स भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अपनाना है अगर मार्केट क्रैश होता है, तो हम लोग को वैसे सिचुएशन में हम लोग को क्या देखना है कि अगर हमारा पोर्टफोलियो कुछ डाउन हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो क्या हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो सबसे पहला बात है दोस्तों कि हम लोग पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर जो पिछले 1 ईयर के बिलो अगर जुड़े हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, स्टॉक नीचे करेक्शन भी करता है, एक जिगजैग मोशन करके ही ऊपर जाता है। तो करेक्शन पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। और आप पैनिक सेलिंग मत कीजिए, ये आपका स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। तो आप पैनिक सेलिंग से बचिए, क्योंकि पैनिक सेलिंग से आपको कुछ नहीं होगा, बस आपको लॉस होगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई को एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है, आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को अभी कोई स्टॉक, अगर आपका स्टॉक आपका क्वालिटी अच्छा है, फंडामेंटल्स आपने अच्छा देख करके पिक किया है, तो हम लोग को कोई पैनिक नहीं होना है। सेकंड रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं दोस्तों कि मतलब वो रिवेंज बाइंग करते हैं। मतलब मान लीजिए आपका स्टॉक फॉल कर गया, तो एक दिन फॉल किया तो और भी बाई करेंगे, अगला दिन बाई मतलब फिर करेंगे, ऐसे ही करते करते वो डाउन ट्रेंड में पूरा एवरेजिंग करते जाते हैं। मतलब जितना स्टॉक गिरेगा हम लोग उतना खरीदेंगे, ये होता है रिवेंज बाइंग। इससे भी हम लोग को बचना है। हम लोग जो स्ट्रेटजी सीखे हैं 20 और 200 डेज का मूविंग एवरेज, उस पर हम लोग अडिग रहेंगे। और फॉल आता है, आने दीजिए, आप अपने बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट रहिए, तो आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग को रिवेंज बाइंग से भी बचना है। अगला है कि सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है हमको स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक्स में, हम बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को देखते हैं, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा अपना डाल देते हैं और फिर कभी इधर कभी उधर वो भटकते चलते हैं कि मतलब हम क्या करें, अब क्या इसमें अगला प्रोसेस हम लोग को करना है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। 20 से 25 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए और डिफरेंट सेक्टर का उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। क्योंकि अभी हम लोग को क्या देखने को मिला, सिर्फ केमिकल सेक्टर और कुछ मिड कैप्स हम लोग को फॉल करते दिखे हैं, लेकिन निफ्टी के तो पूरे स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए नहीं दिखा है। तो क्यों इतना डरने वाला बात है, क्योंकि आपने डिफरेंट सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो डिफरेंट सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक आप देख रहे होंगे नहीं गिर रहा है अभी, और आईटी स्टॉक में भी उतना फॉल हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि ईटीएफ्स और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हम हर वीडियोस में बताए हैं कि आप 20 से 30% सिर्फ ईटीएफ और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आपका टोटल कम से कम इन्वेस्टमेंट 40 to 50% इन्हीं दोनों में होना चाहिए, 20 to 30% ईटीएफ में और बाकी 20 से 30% आपका निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो टोटल 50% तक करीब आप सिर्फ और निफ्टी ईटीएफ्स और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे आपको फायदा होगा कि एक स्टेबिलिटी मिलेगा आपके पोर्टफोलियो के, और बाकी आप मिड कैप्स 30% लगा सकते हैं, और 10% अगर बचेगा तो 10 या 20% तक आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं 10% ही स्मॉल कैप को वेटेज दीजिए। ये सब हम पोर्टफोलियो का वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का स्ट्रेटजी के बाद, क्योंकि अगर आपका स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और कुछ टेक्निकल्स भी सीख लीजिए, तो आप कभी भी फंसिएगा नहीं। अगर आप टेक्निकल्स भी कुछ सीख लीजिएगा, फंडामेंटल अगर आपका स्टॉक का सही है, तो आप हमेशा सही रहिएगा, आप कभी भी ज़्यादा पैनिक नहीं करिएगा। तो यही रीज़न है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो और भी अच्छी बात होती है, हम लोग और बाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट खत्म होने वाला है दोस्तों, 5-10% का करेक्शन होगा मैक्सिमम,
तो हम लोग को किसी बात का डरने का बात नहीं है। आज एशियन पेंट का रिजल्ट आया है दोस्तों, और हम लोग को देखने को मिला है कि Q2 के रिजल्ट्स में 28% का डिक्लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एशियन पेंट्स का देखने को मिला है, और डिविडेंड भी दे रहा है कंपनी लगभग 3.65 रुपीज़ का करीब एक शेयर पे। तो एशियन पेंट्स का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड डाउन आया है, क्योंकि इसका मेनली 2 रीजंस पाया गया। पहला रीज़न, क्योंकि ऑयल का प्राइसेस, हम लोग क्रूड ऑयल का प्राइसेस जान रहे हैं ग्लोबली बहुत ज़्यादा कोविड के बाद से बढ़ रहा है, तो और पेंट्स का जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए इसका लागत कॉस्ट बढ़ गया है। तो एशियन पेंट्स का जो मार्जिन है वो घट गया है पिछले साल की तुलना में, और हम लोग कोविड का रीज़न भी मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी का सिचुएशन भी सही नहीं है, तो इसका सेल्स में कमी आया है। और सेकंड है रीज़न हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे, और हम लोग जो मेथड जानते हैं 20 और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, तो उससे बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, तो इसी कारण से कुछ करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिला है। तो पहले हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं। एशियन पेंट्स क्वालिटी शेयर है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड करे, और हम लोग को एग्जिट का नहीं सोचना है, इसमें और भी एंट्री का सोचना है। हम लोग जानते हैं एशियन पेंट के बारे में, क्योंकि एक बार इनके कस्टमर जो बन जाते हैं वो हमेशा के लिए एशियन पेंट्स के ही कस्टमर रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और सबसे पहला दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 के ही चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं। तो हम लोग पहले वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग को बड़ा ट्रेंड हम लोग को वीकली पे हम लोग को दिखता है। तो हम लोग वीकली पे देखेंगे, तो हम लोग को जो मेथड हम लोग सीखे हैं 20 और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज और एक पिवट पॉइंट, तीनों इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं। 20 का मूविंग एवरेज आपका ब्लू लाइन शो करता है, और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको पिंक लाइन शो करता है, और तीसरा आप पिवट पॉइंट लगा सकते हैं। पिवट पॉइंट आपको बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करता है तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइंस, और अगर प्राइस नीचे आता है तो पिवट लाइन के द्वारा सपोर्ट मिलता है। इतना तक क्लियर है, और तीनों जीरोधा के आप स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। तो बात सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे, फिर शेयर्स को देखेंगे। तो हम लोग जो मेथड सीखे हैं दोस्तों, कि हम लोग वैसे सिचुएशन में बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है नीचे रहे, तो हम लोग वैसे सिचुएशन में बाई करना पसंद करते हैं। जैसा कि पिछला साल कोविड आया था, उसके बाद मार्केट फॉल किया था, और उसके बाद से एक वन वे रैली हम लोग को देखने को मिला है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका है, करीब 18,400 तक मार्केट गया है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ये है, और 20 का लाइन ये है, और प्राइस इस पिवट से रेजिस्टेंस किया है। इसी से हम लोग को पिछले 2 दिनों से 2% का हम लोग को फॉल देखने को मिला है निफ्टी में। 1% कल दिखने को मिला था करीब करीब, और 1% आज देखने को मिला है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका था, तो कुछ करेक्शन कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से अब मार्केट क्रैश कर जाएगा, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल करेक्शन करेगा। हो सके तो 20 फिर से आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हम लोग को नहीं क्रिएट करना है। बस केमिकल स्टॉक्स और कुछ मिड कैप्स में हम लोग को फॉल देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके थे। करीब हर केमिकल स्टॉक 3 से 4 गुना एक साल में हो चुका था, और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा रैली हम लोग को देखने को मिला था। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आया होगा, तो इस कारण से हम लोग को स्टॉक्स में फॉल देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ करेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मार्केट क्रैश करने जा रहा है, क्योंकि कोई रीज़न उतना नहीं है। तो पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे दोस्तों एशियन पेंट्स का। आज रिजल्ट भी इसका खराब आया है, और हम लोग देखेंगे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था। तो इस कारण से यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। इसके बाद प्राइस एक डाउनवर्ड फॉल करता है। तो हम लोग को ये मेथड हम लोग को कभी नहीं करना है दोस्तों, कि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना है, जो अभी तक हमारे मित्र क्या कर रहे होंगे, एशियन पेंट्स में ऐड कर रहे होंगे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। उससे क्या हुआ होगा, उनका पोर्टफोलियो और भी -20% तक चला गया होगा। अगर यहाँ से वो गेन में बैठे होंगे तो वो गेन भी इरोड हो चुका होगा। तो कभी भी हम लोग को ये स्ट्रेटजी नहीं लगाना है, डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। हम लोग को वेट करना है, 200 डेज़ के पास आता है और कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम लोग बाई करेंगे।
और हम लोग ये भी बात किए हैं कि कभी भी 200 डेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ आप प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी है तो 3 से 4 क्वांटिटी हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसको हम लोग कम्प्लीटली एग्जिट करना नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा स्टेक कम करना। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं, आप लोग जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हमेशा स्टेक कम या बढ़ाते रहते हैं। तो एक स्टॉक में हम लोग को बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में अगर डायरेक्टली स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको ये मेथड करना ही पड़ेगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड को आप पैसा दीजिए। म्यूचुअल फंड वाले यही काम करते हैं और एक एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करते हैं। तो पहला एशियन पेंट्स है, तो अभी हम लोग फिलहाल वेट करेंगे। यहाँ पे कुछ हमको हैमर कैंडल जैसा दिखने को मिलेगा। हैमर कैंडल का हम लोग पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हैमर कैंडल होता है, छोटा सा बॉडी होता है, बड़ा सा टेल होता है, अगर 20 के लाइन पे बनता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अगर 200 डेज का लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो और भी प्राइस नीचे आ सकता है दोस्तों। तो इस कारण से अगर प्राइस और भी नीचे आता है तो पहला पिवट पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग सेकंड पिवट का वेट करेंगे। तो अभी एशियन पेंट्स में हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा इसको वॉच लिस्ट में हम लोग को रखना है, क्योंकि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आ चुका है। तो हम लोग को कुछ दिनों में एंट्री मिल सकता है। तो एशियन पेंट्स आपका बाइंग वॉच लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल बाई नहीं करना है। अगला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स की तरह ही बर्जर पेंट्स है, सेकंड नंबर का पेंट्स। तो ये भी एक क्वालिटी शेयर है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। लेकिन सेम रीजन इसमें भी हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है ग्लोबल मार्केट में और इसका भी इंग्रेडिएंट्स का प्राइस ज़्यादा हो रहा होगा, तो इस कारण से इसमें भी फॉल देखने को मिला है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, तो क्या हुआ, एक करेक्शन देखने को मिला। तो अगर कोई मित्र हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे तो उनको तो अच्छा मौका भी मिल रहा होगा अब बाई करने का मौका आ चुका है। लेकिन फिलहाल इसमें तुरंत हम लोग को कूद नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम लोग ये नहीं जानते हैं और भी नीचे जाएगा कि यहाँ से टर्न लेगा। तो अभी हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ा 2-3-4 दिन तक। अगर हैमर टाइप का कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है और यहाँ से कुछ अपवर्ड मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो जिस पिवट पे नीचे सपोर्ट लेता है हम लोग वहाँ पे कुछ एंट्री लेंगे। और इसमें हम लोग को एक शानदार पैटर्न भी देखने को मिल रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न और नीचे की तरफ ब्रेकआउट, मतलब बहुत ही डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें होने वाला है। तो इसलिए अभी इसमें कोई बाई नहीं करना है। और ये क्लासिक एग्जांपल है, हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। और रिवेंज बाइंग का जो हम शुरू में बात किए थे वही बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ पे कर रहे होंगे जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है। तो कभी भी बर्जर पेंट्स में डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग को अभी नहीं करना है। हम लोग को जब भी एवरेजिंग करना है दोस्तों तो अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में एवरेजिंग करने का हम वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे हम लोग अप ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं। तो बर्जर पेंट्स को भी आप लोग वॉच लिस्ट में रखिए, बाइंग वॉच लिस्ट में, लेकिन फिलहाल बाई नहीं करना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों हैवेल्स, बहुत ही क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक शेयर है, बहुत ही मल्टीबैगर साबित हुआ था। जो बहुत पहले से खरीदे होंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला होगा पिछले साल से इस साल की तुलना में। तो यही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। 200 डेज के अगर नीचे बाई कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा मोमेंटम अपवर्ड तक कैप्चर कर सकते हैं। और देखिएगा 200 डेज से मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, एक करेक्शन करता है और ये करेक्शन बहुत ही शार्प होता है और फिर से देखिए 200 डेज के करीब आता है और फिर से ऊपर चला जाता है। तो 200 डेज के करीब से अगर आके प्राइस घूमेगा तो हम लोग वैसे सिचुएशन में अपना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। और अगर किन्हीं को SIP करना है तो वेट कीजिएगा। जनरली 45 डिग्री का एंगल अगर बना लेता है 20 का लाइन, 30 से 45 डिग्री तक बुलिश रेंज माना जाता है। अगर 60-70 का लाइन अगर बन जाएगा 20 का मूविंग एवरेज तो वैसा ट्रेंड लास्ट नहीं करता है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में इनगल्फिंग खोजते जाएंगे। एक छोटा कैंडल, एक बड़ा कैंडल होता है, बड़ा कैंडल ग्रीन होना चाहिए और छोटा कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, वैसा इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग खोजेंगे। और वैसे सिचुएशन में हम लोग और भी बाई इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 20 के नज़दीक ही। और जैसे ही 20 का लाइन और 200 डेज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचिएगा। और हम लोग हैवेल्स में फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे करीब 3-4 बार इसको रेजिस्टेंस मिलता है और डबल टॉप की तरह बनाता है और स्टॉक फॉल करता है। तो फिलहाल हम लोग को इसमें कोई एंट्री नहीं लेना है, नो एंट्री इन हैवेल्स। हम लोग वेट करेंगे
200 डेज के लाइन पे आता है और कुछ सपोर्ट लेकर हैमर बनता है और एक इनगल्फिंग बनता है। तो अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग हैवेल्स में बाई करेंगे, लेकिन अभी वेट करेंगे। कभी भी इसमें डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, कोई रिवेंज बाइंग हम लोग को नहीं करना है। पहले से है तो बने रहें, लेकिन नया एंट्री हम लोग को नहीं लेना है। हैवेल्स हमारा अभी बाइंग रेंज में नहीं है। और अगला स्टॉक है दोस्तों लॉरस लैब्स। एपीआईज बनाने का बहुत ही अच्छा शानदार कंपनी है। इसका सेल्स ग्रोथ भी लगभग 20% से अबव है, तो बहुत ही क्वालिटी शेयर है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तो अभी लॉरस लैब में हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन ये है और प्राइस उसके नज़दीक आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और वेट करेंगे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है तो और भी अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 का लाइन को ब्रेक करके फिर से प्राइस ऊपर चला जाता है तो जरूरी नहीं है कि 200 डेज के लाइन पे आएगा ही, और यहाँ से भी टर्न ले सकता है। तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर 20 के लाइन को ब्रेक करके फिर से ऊपर जाने लगता है तो हम लोग और भी इसमें क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेंगे। और हम लोग कभी भी देखिए क्लासिक एग्जांपल है, हम लोग को लॉरस लैब में जो हमारे मित्र डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करेंगे वो फंस जाएंगे, इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। हम लोग को पहला एंट्री का वेट करना है 200 डेज के मूविंग एवरेज के पर या उसके करीब, या बेस्ट होता है नीचे में। इतने को एकदम अब गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों कि हम लोग ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक बाई करेंगे तो कभी भी हम लोग चिंता हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो लॉरस लैब में भी आप लोग बाइंग रेंज में रखिएगा इसको, कुछ दिनों में हम लोग को एंट्री मिल सकता है। तो लॉरस लैब में फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन इसको बाइंग वॉच लिस्ट में रखिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक